दोस्तों, क्रिकेट में ऐसा सिर्फ पहली बार हुआ है जब टेस्ट में इंडियन टीम की तरफ से एक ही मैच में सबसे ज़्यादा 5 सेंचुरी देखने को मिली हो। बट यह 5 सेंचुरी मारने के बाद भी टीम इंडिया इकलौती ऐसी टीम बन गई है जो इंग्लैंड से टेस्ट में सिंगल हैंडली मैच हार गई है। चलो, फाइट करके हारना या फिर गेम्स में एफर्ट लगा के हारना, यह तो टीम के हार्डवर्क को दिखाता ही है। बट 371 रन का बड़ा टारगेट देने के बाद भी लास्ट वाले दिन में मैच को एक तरफा हार जाना, यह तो बहुत ज़्यादा शर्मनाक है। लेकिन ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है कि एक ही मैच के टॉप ऑर्डर के बैट्समैन पूरे 700 से भी ज़्यादा रन बनाए और उस वाले मैच को वो इजीली हार जाए। आखिर वो क्या रीज़न था जिसके चलते टीम इंडिया इतने बड़े टारगेट को डिफेंड नहीं कर पाई? क्यों इंडिया को अपने पहले ही मैच में इंग्लैंड टीम से एक तरफा मैच हारना पड़ा? तो आज की इस डिटेल वीडियो में हम लोग यही जानेंगे कि आखिर टीम इंडिया कैसे इंग्लैंड से बुरे तरीके से हार गई। चलो देखो, जब 2025 का आईपीएल चल रहा था तो तब तक तो सब ठीक ही था, क्योंकि इंडिया का हर एक फैन अपनी टीम का या तो डाउनफॉल देख रहा था या फिर अपनी टीम का एक अच्छा परफॉर्मेंस देख रहा था। बट 24 मई 2025 एक ऐसा दिन था जो सभी इंडियन फैंस के लिए काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला था, क्योंकि इस वाले दिन बीसीसीआई अपनी 18 मेंबर की टेस्ट स्क्वाड अनाउंस करने वाली थी, और वो भी इंग्लैंड टूर के लिए। इंडियन टीम के सिलेक्टर्स ने जब भी टीम इंडिया की स्क्वाड अनाउंस की है तो हर बार उन्होंने हमें सरप्राइज़ ही किया है, और इस बार भी सिलेक्टर ने बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ किया, क्योंकि उन्होंने इस बार की टीम में कोई भी एक्सपीरियंस प्लेयर को रखा ही नहीं। क्योंकि रिसेंटली विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसे बड़े प्लेयर्स ने टेस्ट से रिटायरमेंट ले लिया था, जिसके चलते इंडिया काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो गई। सिर्फ केएल राहुल और जसप्रीत बुमराह ही ऐसे प्लेयर थे जिनके पास सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस था। और सबसे बड़ी बात यह थी कि इस वाली सीरीज़ में इंडिया अपने न्यू कैप्टन जो कि शुभमन गिल थे उनके साथ खेलने जाने वाली थी। दिक्कत यह नहीं थी कि शुभमन गिल इस टीम के कैप्टन थे, दिक्कत यह थी कि शुभमन गिल अपना टेस्ट में डेब्यू कर रहे थे। एज ए कैप्टन उम्मीद तो वैसे भी किसी को ज़्यादा थी नहीं, और इसी कॉन्फिडेंस के साथ इंडिया अपना पहला मैच 20 जून 2025 को हेडिंग्ले ग्राउंड में खेलती है। अपने पहले ही मैच में शुभमन गिल अपना पहला टॉस हार जाते हैं और उन्हें पहले बैटिंग करने का मौका मिलता है, और हर किसी का यही मानना था कि इस ग्राउंड में जो भी पहले बैटिंग करता है वो इजीली मैच हार जाता है। जी हाँ दोस्तों, इजीली मैच हार जाता है। ऐसे में इंडियन टीम की तरफ से पहले ओपनिंग में बैटिंग करने आते हैं केएल राहुल के साथ यशस्वी जायसवाल। ये दोनों बैट्समैन मिलकर इंग्लैंड के बॉलर्स को पूरा डोमिनेट करके रखते हैं, जहां यह पहले ही विकेट के लिए पूरे 91 रनों की पार्टनरशिप करते हैं, और यह पार्टनरशिप इंडियन टीम की सबसे बड़ी ओपनिंग पार्टनरशिप थी इंग्लैंड के हेडिंग्ले के ग्राउंड में। हालांकि यह पार्टनरशिप करने के तुरंत बाद ही केएल राहुल आउट हो जाते हैं। उसके बाद साई सुदर्शन को मौका मिलता है, जो कि अपना डेब्यू मैच खेलने उतरे थे, लेकिन सुदर्शन अपने डेब्यू मैच में ज़्यादा कुछ कमाल नहीं कर पाते हैं और एक डक पे आउट हो जाते हैं, जिसके चलते इंडिया का स्कोर 92 रन्स पे 2 विकेट हो जाता है। और 2 विकेट के गिरते ही हर किसी को यह लगने लगा था कि इंडिया यहाँ पर से अब कोलैप्स कर जाएगी और बहुत कम रनों पे ऑल आउट हो जाएगी। बट इंडियन टीम के कैप्टन गिल ने ऐसा कुछ होने ही नहीं दिया। उन्होंने आते ही इंग्लैंड के बॉलर्स पे अटैक करना शुरू कर दिया, जिसके चलते वो होपलेस हो गए, और बाद में फिर इस मैच में सबसे पहले यशस्वी जायसवाल ने अपनी सेंचुरी पूरी की। उसके बाद शुभमन गिल ने सेंचुरी मारी, और इन दोनों के बाद जब पंत आए तो उन्होंने भी इंग्लैंड को डोमिनेट करते हुए अपना शतक पूरा किया। इस वाले मैच में तीनों की सेंचुरी से इंडिया का स्कोर 430 रनों पे 3 विकेट हो गया था। अभी भी पूरे 7 विकेट इंडिया के हाथ में थे, और सभी को यह पता था कि इंडिया यहाँ पर से कैसे भी खेले वो 500 से 550 रन तो बना ही लेंगे। बट शुभमन गिल और ऋषभ पंत के आउट होने के बाद इंडियन टीम एकदम से ही कोलैप्स कर गई। लोअर ऑर्डर इंडिया का बिल्कुल भी नहीं चला, उन्होंने कुछ भी ज़्यादा स्कोर नहीं किया, जिसके चलते इंडिया अपने 41 रनों पे पूरे 7 विकेट खो देती है। फर्स्ट इनिंग में 430 रन पे 3 विकेट होने के बाद भी इंडिया सिर्फ 471 रन पे ही ऑल आउट हो गई। चलो, यहाँ पर तो किसी ने कुछ भी नहीं कहा, क्योंकि उनको पता था कि यह पहला ही टूर है और पहली इनिंग चल रही है, तो इतना कोलैप्स तो चलता ही है। बट इंडियन टीम के हार का हमें सबसे बड़ा फैक्टर तब देखने को मिलता है जब इंग्लैंड बैटिंग करने आई। हालांकि शुरुआत इंग्लैंड की उतनी अच्छी हुई नहीं थी, क्योंकि उन्होंने अपना पहला ही विकेट सिर्फ 4 रन पे खो दिया था। इंडिया इस मैच में पूरा एक तरफा डोमिनेट करती नजर आ रही थी, लेकिन उसके बाद टीम इंडिया की फील्डिंग ने जो किया उसको देखने के बाद आपका रिएक्शन देखने लायक होगा। एकदम से इन्होंने वक्त बदल दिए, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। क्योंकि लिटरली भाई, इस मैच में इंडिया ने जिस प्लेयर के कैचेस छोड़े थे उस प्लेयर ने फिर इंडिया को कुछ बोलने के लायक ही नहीं छोड़ा। इन्होंने शुरुआत में पहले बेन डकेट का कैच छोड़ा, जिसने फिर बाद में पूरे 62 रनों की पारी खेली। उसके बाद इन्होंने ओली पॉप का कैच छोड़ा, जिसने बाद में जाके पूरे 106 रनों की शतकीय पारी खेली। और फिर इन्होंने एक कैच हैरी ब्रूक का भी छोड़ा, जिसने बाद में चल के पूरे 99 रन की पारी खेल दी। आज से पहले इंडियन टीम से इतने कैचेस तो छूटते नहीं थे, लेकिन इस मैच में जो यह कैचेस छूटे थे इन्होंने पूरा मैच ही बदल के रख दिया।
और इंडिया का इस मैच में बुरी तरीके से हारने का सबसे बड़ा रीज़न यही था कि ये कैचेस को पकड़ नहीं पाए, उन्हें कैरी नहीं कर पाए। जो अपने हाथ में चीज़ें हैं उनको पकड़ के रखना ही पड़ेगा, यानी कि कैचेस पूरी तरह से पकड़नी ही होगी। हमारी इंडिया इस मैच में इंडिया की तरह फील्डिंग नहीं कर रही थी, बल्कि वो पाकिस्तान की तरह फील्डिंग कर रही थी। लिटरली भाई, इंडिया ने इस वाले मैच में पूरे 4 से 5 कैचेस छोड़े थे, जिसके चलते इंग्लैंड इस वाले मैच में पूरे 465 रन बनाकर ऑल आउट हुई थी। फर्स्ट इनिंग में पूरे 471 रन बनाने के बाद भी टीम इंडिया इस वाले मैच में सिर्फ 6 रन की ही लीड ले पाई। अब ऐसे में इंडिया की दूसरी इनिंग में बैटिंग आती है, जहां पर इंडिया फिर से कोलैप्स कर जाती है। वह सिर्फ 92 रन्स पे अपने 3 विकेट खो देती है। बट फिर इसके बाद ऋषभ पंत और केएल राहुल इस मैच में बहुत अच्छी पार्टनरशिप करते हैं और इंडिया के स्कोर को पूरे 287 रन तक ले जाते हैं। राहुल इस मैच की अपनी पहली सेंचुरी इस वाली इनिंग में ही मारते हैं, तो जहां पर ऋषभ पंत अपनी दूसरी सेंचुरी मार लेते हैं। इन दोनों की बैटिंग के चलते इंडिया इस वाले मैच में 4 विकेट खोने के बाद पूरे 333 रन बना देती है, जिसकी वजह से इंडिया इस वाले मैच में इंग्लैंड से बहुत ज़्यादा आगे चली गई। यहाँ पर से इंडिया के लोअर ऑर्डर को सिर्फ एक ही काम करना था, उन्हें सिर्फ 70 रन बनाने थे और इस मैच को इजीली जीत जाना था। बट इंडियन टीम का लोअर ऑर्डर इस वाली पारी में भी कोलैप्स कर गया। वो 6 विकेट खोने के बाद इस मैच में सिर्फ 30 ही रन बना सका और इसी कोलैप्स के चलते इंडिया कहीं ना कहीं इंग्लैंड से बहुत पीछे रह गई थी। चलो, पहली इनिंग में तो कोलैप्स हुआ, वो तो चलता है, लेकिन दूसरी इनिंग में भी वो कोलैप्स जो हुआ वो तो बहुत ही खतरनाक वाला हो गया। हालांकि यह वाला कोलैप्स इंडिया का हार का उतना बड़ा रीज़न तो नहीं था, क्योंकि इंडिया ने एट द एंड इंग्लैंड को पूरे 371 रन का टारगेट दे दिया था। इंडिया ने 350 प्लस के टारगेट को डिफेंड करते हुए आज से पहले सिर्फ एक ही मैच हारा था, तो ऐसे में इस वाले टारगेट को चेस कर पाना इंग्लैंड के लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होने वाला था। सब कुछ इंडिया के फेवर में भी था और इंडिया इस वाले मैच को इजीली जीत सकती थी, लेकिन इंडिया के बॉलर्स ने यहाँ पर कोई कमाल नहीं किया। इंडिया ने बॉलिंग तो बहुत अच्छी कराई थी, लेकिन 188 रन देने के बाद भी यह एक भी विकेट नहीं ले पाए। और जब इंडिया को पहला विकेट मिला तो ऑलरेडी यह क्लियर हो चुका था कि इंग्लैंड यह वाला मैच इजीली जीत जाएगी। हालांकि बीच में इंडिया ने थोड़ा सा कमबैक किया और एक आध विकेट और लिए थे, लेकिन फिर भी इंडिया यह वाला मैच पूरे 6 विकेट से हार गई। यह हार इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा शर्मनाक थी, क्योंकि उन्होंने एक ही मैच में 5 सेंचुरी मारी थी, लेकिन फिर भी वह इस मैच को हार गए थे। और इस हार के पीछे का सबसे पहला रीज़न तो यही है कि इंडियन टीम की फील्डिंग बहुत ज़्यादा ख़राब थी, और दूसरा जो रीज़न है वो है इंडियन टीम की बॉलिंग भी लगभग ख़राब ही थी। सिर्फ एक जसप्रीत बुमराह को छोड़ दे तो उनके बाद कोई भी बॉलर ऐसा नहीं था जो इस मैच में अच्छा परफॉर्मेंस कर पाया हो। हालांकि इंडियन टीम की कैप्टेंसी भी उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं थी, लेकिन नया कैप्टन बनाया है तो उनको अप्रिशिएट करना तो बनता ही है। और अगर आने वाले मैचेस में भी इंडिया की बॉलिंग और फील्डिंग ऐसी ही रही तो वह दिन ज़्यादा दूर नहीं होंगे जब इंडिया इंग्लैंड से उनके घर में पूरा वाइड वॉश होके जाएगी। दोस्तों, अगर आपको इंडियन टीम की हार का कोई और रीज़न लगता है तो आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।